उधम सिंह नगर में पुराने विवाद का समझौता करने के दौरान खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस पूरे मामले की जांच में। मऊ में पुलिस की गाड़ी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। इस वीडियो में हथकड़ी का इस्तेमाल वाहन में लॉक लगाने के लिए किया जा रहा। ताले की जगह पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी लगी। वाराणसी में ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर पैसा वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने पर नींद से जगह परिवहन विभाग, धारा 420 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। श्रावस्ती में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया मृतक का शव, कोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। इटावा में महिला को मदद दिलाने के नाम पर छेड़खानी, रिटायर्ड दारोगा समेत 2 लोग आरोपी। मुकदमा दर्ज होने के बाद भेजे गए जेल। मथुरा में चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों को बनाया निशाना। दुकानों के ताले तोड़कर करीब 50 लाख की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मंडी में हुई चोरी से मचा हड़कंप। गोरखपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर के सीकरीगंज के रहने वाले हैं चारों आरोपी। मऊ से बिहार जा रही 143 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर को पुलिस ने किया बरामद। 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में 19 मार्च को हुई युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने की थी युवती की हत्या। युवती के शादी से इंकार करने पर प्रेमी ने की हत्या। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लगे सीसीटीवी के केबल चोरी, 27 जगह पर काटी गई सीसीटीवी की केबल। दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। बरेली में पुलिस ने स्मैक बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने दंपति और उसके 2 बेटों समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में स्मैक और अफीम बरामद। और ये में चौकी इंचार्ज पर महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर एसपी के आदेश पर चौकी इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज। आरोपी चौकी इंचार्ज ने पीड़ित महिला के पति को अवैध शराब बेचने के आरोप में किया था गिरफ्तार। लखनऊ में युवक ने महिला दारोगा पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। वाहन चेकिंग के दौरान दबंगई करने का आरोप। दारोगा और युवक में बहस का वीडियो वायरल। कुशीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीपीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने डीपीओ पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर विस्फोटक के साथ पकड़ा गया युवक। 8 डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद। मेरठ में ससुर ने मायके में जाकर बहू पर फेंका तेजाब। शादी के बाद दहेज को लेकर चल रहा था विवाद। थाना लिताड़ी गेट के मजीद नगर इलाके का मामला। बलिया के रास्ते बिहार जाते समय अवैध शराब से लदे ट्रकों को बिहार पुलिस ने संयुक्त टीम ने पकड़ा है। शराब की तस्कर को भी किया गिरफ्तार। बलिया पुलिस पर शराब तस्करों से सांठगांठ के आरोप। बिजनौर में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। ट्रक पलटने से यातायात रहा बाधित। नजीबाबाद इलाके की घटना। कासगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी। फिरोजाबाद से बुलंदशहर गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। बस में सवार करीब 50 यात्रियों में कई घायल। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी अशोकनगर में कराए भर्ती। ढोलना इलाके के गांव वाहिदपुर में हुआ हादसा। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका। गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिसकर्मियों की अलग से बनी थी। बरेली में अति के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने किया सरेंडर। समाजवादी पार्टी का नेता है लल्ला गद्दी। बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात का है आरोप। अलीगढ़ के तालसपुर में मीट फैक्ट्री पर आईटी का छापा। एमके मीट फैक्ट्री पर आईटी की टीम ने की कार्रवाई। फैक्ट्री के मालिक हाजी जहीर के कार्यालय पर भी छापा। लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक संयुक्त चैंपियनशिप का आयोजन। सीएम योगी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। कहा यूपी में खेलों के लिए सरकार कर रही बेहद। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क जाम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स। बिजनौर में बारिश के साथ मस्जिद की मीनार पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से जमीन पर गिरा मीनार का मलबा। थाना नठौर का मामला। वहीं बुलंदशहर में पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो वायरल। तेंदुए के दर्द से खौफ में है लोग। बुलंदशहर के ऊंचा गांव का बताया जा रहा है। कानपुर देहात में कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव। मांगे पूरी करने के लिए सौंपा ज्ञापन। विकासनगर में 30 दिन में निगम की जमीन से कब्जा हटाने का काम जारी। कुल्हाड़ तक हटाया जाना है कब्जा। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक के लिए किया ऑरेंज अलर्ट। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई तबाह। हमीरपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही कैशलेस स्वास्थ्य व्यवस्था और संविदा की जगह नियमित भर्ती की मांग की। झांसी में बारिश से फसल बर्बाद होने के बाद डीएम की चौखट पर रोती बिलखती पहुंची महिला। 50,000 का कर्ज लेकर लगाई थी फसल। डीएम ने सर्वे कराकर मुआवजे का दिया आश्वासन। मुरादाबाद में बेमौसम हुई बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद। खेत में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। अमरोहा में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। बारिश से हुए नुकसान के बाद किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। लखीमपुर खीरी में बेमौसम बारिश से फसल हुई जलमग्न। जिले के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश। मार्च के महीने में लोगों को ठंड का एहसास। गोंडा में बीते 3 दिनों से मौसम खराब। जोरदार बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद। किसानों को सता रहा रोजी रोटी का संकट। बिजनौर में बेमौसम बारिश से सड़कें बनी तालाब। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों का निकलना हुआ मुश्किल। बारिश से नगर पालिका की खुली। मेरठ में किसानों के लिए आफत बनकर बरसी बारिश। बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। कानपुर में सीवर भराव से परेशान लोगों का प्रदर्शन। सीवर लाइन टूटने से मोहल्ले में भरा रहता है सीवर का पानी। 15 साल से करीब 300 मीटर का सीवर लाइन ध्वस्त पड़ी है। टिहरी में भारी बारिश के चलते चनियारा खौड़ा मोटर मार्ग पर बोल्डर आने से हुआ बंद। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग में भैरव गदेरा में टूटा ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जमी है। केदारनाथ धाम में रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। रुद्रपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश, बरसात के चलते तापमान में आई गिरावट। किसानों की खड़ी फसल को हो सकता है बड़ा नुकसान। यमुना घाटी में पिछले 5 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश जारी है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान। घाटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम महज 12 डिग्री। अल्मोड़ा में भी बरस रहे हैं मेघा। बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जंगलों में लग रही आग से भी राहत की। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार हो रही बारिश। आसमान में छाए घने बादल, तापमान में गिरावट आने से बड़ी ठंड। बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान। हल्द्वानी में बारिश का सिलसिला जारी। देर रात से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट, जनता को गर्मी से मिली राहत। बेमौसम बारिश ने सीतापुर के किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर की फसल को भारी नुकसान। बाराबंकी में भी बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसल को पहुंचा भारी नुकसान। श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ काले बादल के साथ अचानक बदला मौसम। मूसलाधार बारिश ने गेहूं की फसल को किया चौपट। बागेश्वर में बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। ओलावृष्टि ने बरपाया कहर। अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। जम्मू में गिरफ्तार किए गए फर्जी अफसर किरण पटेल से जुड़ा खुलासा। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर भी घूमने आया था फर्जी अधिकारी। पुलिस कर रही है जांच। रुड़की के भगवानपुर में हरीश रावत ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष रतन महरा, विधायक ममता राकेश सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने शराब के दाम घटाए जाने पर सरकार की निंदा की। धीरेन्द्र प्रताप ने इस फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 3 सालों में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में सुविधाओं का अभाव। अब भी लोगों को नहीं मिल रही सड़क, पानी, बिजली की सुविधा। कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा सड़कों को गड्ढा मुक्त करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल। रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियां। अधिकारियों को रोजाना किया जा रहा ब्रीफ। बैठक में G20 देशों के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर शामिल। उत्तराखंड चारधाम होटल एसोसिएशन और ट्रैवलर्स ने संयुक्त रूप से एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सरकार की रजिस्ट्रेशन प्रणाली और यात्रियों की सीमित संख्या को लेकर विरोध जताया। उमेशपाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के चकिया में स्थित दफ्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रयागराज के चकिया में स्थित अतीक अहमद के दफ्तर में खुदाई करके बड़ी संख्या में असलहा बरामद किया है। अतीक के दफ्तर से पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा भारी मात्रा में कैश भी मिला है। 200 और 500 के नोट बरामद हुए हैं। अतीक के दफ्तर से मिला कैश कितना है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि नोटों को गिनने के लिए पुलिस को मशीन तक लाना पड़ा है। हैं जो रुपए यहाँ बरामद हुए हैं, उन्हें जो कैश गिनने की मशीन होती है उसके जरिए यहाँ पर उनकी काउंटिंग की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, 2 सब इंस्पेक्टर यहाँ पर हैं जो पैसों को गिन रहे हैं। पुलिस इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि अतीक के दफ्तर से मिले असलहों के तार उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। लोग हैं जिन्हें पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है, यहाँ से पकड़ा है। ये 2 लोग कौन हैं, किस मकसद से अतीक अहमद के ऑफिस में थे, उमेशपाल शूटआउट से किस तरीके से संबंध है और क्या जो वेपन्स हैं, इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल शूटआउट केस में किया गया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। हालांकि अब तक पुलिस उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स का सुराग नहीं लगा पाई है। तो यूपी पुलिस अतीक अहमद के पुराने आपराधिक इतिहास को फिर से खंगाल रही है और इस बीच अतीक का एक पुराना ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दे रहा है। हेलो। हाँ भाई। एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में धमकी देने वाला शख्स अतीक अहमद ही है। ये क्या हरकत थी? मतलब तुम अभी तो वो बर्बाद करना चाहते हो। ऑडियो में हो रही बातचीत में ये साफ हो रहा है कि प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को देवरिया जेल में रहते हुए अगवा कराने के बाद अतीक न सिर्फ कबूल कर रहा है बल्कि उसे फिर से पिटाई करने की धमकी भी दे रहा है। तुमको याद है तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर बच्चे लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीछने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब हम तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ तो तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले में बिना पैसे के। हाँ हाँ हाँ। दरअसल साल 2018 के नवंबर महीने में जब अतीक देवरिया जेल में बंद था तो उसने वहीं से ही अपने गुर्गों के जरिए प्रॉपर्टी डीलर जैद का अपहरण करवा लिया था। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने जुलाई 2020 में इस ऑडियो को लेकर न सिर्फ जाँच बिठाई बल्कि अतीक के खिलाफ दर्ज अपहरण के केस का हिस्सा भी बना दिया गया।
वहीं राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के 26 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और एसटीएफ के हाथ खाली हैं। उमेश पाल के हत्यारे असद अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश तेज है। यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। बावजूद इसके पुलिस और एसटीएफ शूटर्स तक नहीं पहुंच पा रही। इसी बीच माफिया अतीक की फरार पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोई फैसला नहीं हो सका है। कोर्ट में शाइस्ता परवीन के वकीलों ने अपने पक्ष रखने के लिए मोहलत मांगी, जिसके बाद अदालत ने 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। शाइस्ता परवीन केस की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को की जाएगी। शाइस्ता को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने महिला पुलिस की स्पेशल टीम भी बनाई है। प्रयागराज, लखनऊ, बरेली से लेकर नेपाल तक पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें शूटर्स की तलाश में खाक छान रही है, फिर भी उनके हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस को बरेली में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब माफिया अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोमवार रात को खुद लल्ला गद्दी ने खुद को एसओजी के हवाले कर दिया है। जेल में बंद अतीक का भाई माफिया अशरफ से जेल में अवैध मुलाकात मामले में लल्ला गद्दी वांछित चल रहा था और लल्ला गद्दी समाजवादी पार्टी का नेता भी है। तीसरे मोर्चे की कवायद के बीच समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये बयान सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दिया है, जिनका कहना है सपा अखिलेश यादव को पीएम बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी। देश में महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों का प्रयास है। रविदास मेहरोत्रा का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अखिलेश यादव गैर भाजपाई गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने में जुटे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर से कई बार मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं और यहीं से सवाल उठ रहा था कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, जिस पर सपा ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। रणनीति ये है कि 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में नया प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कोई गठबंधन बनता है तो उसमें कौन सा दल शामिल होगा और जमीन पर उन दलों की पकड़ कितनी मजबूत है। वहीं कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सपा ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की कवायद तेज कर दी। समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा ने विधायक रविदास मेहरोत्रा को राजस्थान का प्रभारी बनाया है, जिनका कहना है कि सपा राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम राजस्थान में हम लोगों ने बैठकें करी हैं और ये तय किया है कि 200 सीटों पर जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, सब सीटों पर सपा चुनाव लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का दावा है अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो रणनीति बनी है उसका मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती। 24 में तो ऐसे ही सपा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि बीजेपी का डब्बा बंद हो जाएगा इस बार। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हर वर्ग और समुदाय को साधने की रणनीति पर बढ़ निकली है। सपा का सबसे ज्यादा फोकस बसपा का वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज पर है। समाजवादी पार्टी के साथ में सभी जाति वर्ग धर्मों का वोट है। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी की रणनीति हर एक मोर्चे पर भाजपा को घेरने की है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो भाजपा के साथ साथ अब बसपा की भी टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल कोलकाता में हुई सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज की कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक के बाद सपा नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी का फोकस दलित समाज पर है। हमारा तो एक कार्यकर्ता की जो स्पिरिट होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए नेता पर समर्पित भाव के निष्ठा, ये भाव मेरे पास है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए सपा विधायक अवधेश प्रसाद और राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन को चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। सपा की इस रणनीति के पीछे एक तथ्य ये भी है कि प्रदेश में जाटा समाज का करीब 11% वोट है। दूसरा, सपा को यकीन है कि वो बसपा के घटते जनाधार का फायदा उठा सकती है। तीसरा, 2022 में यूपी में दलित समाज को साधकर ही भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में कामयाब रही थी। ऐसे में अगर सपा दलित वोट बैंक में सेंधमारी करके कामयाब रहती है तो भाजपा को विजय की राह पर बढ़ने से रोका जा सकता है। आम जनमानस जानता है, जनता जानती है कि सब केवल राजनीतिक सुख को, सत्ता को हथियाने के लिए इनका एजेंडा है। मतलब ये कि 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश आर्मी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है?
राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। वो न सिर्फ अलग अलग राज्यों में पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं, बल्कि गैर भाजपाई पार्टियों के आयोजन में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर पाकिस्तान वाला हमला किया है। ये सब लोग मिल जाएं, हम तो बोल रहे हैं लोग पाकिस्तानों से कुछ पार्टी को खोज लें, उससे भी पाकिस्तान पार्टी से भी लड़ जाएं, तब वो मोदी जी को हराने से। वहीं रवि किशन पर पलटवार किया है कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा के 100 सीट पर सिमट जाने की भी भविष्यवाणी की है। देखिए, गठबंधन पाकिस्तान से और चीन से, भाजपा को मुबारक, कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री जी काबुल से उड़े थे, बिना बताए लाहौर पहुंच गए थे और जाके नवाज शरीफ की मां के पैरों को छुआ था। तो भाजपा ने कांग्रेस और किसी भी तरह के संभावित थर्ड फ्रंट को साफ खारिज कर दिया है। इस बार तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार एक भी सीट विपक्ष को नहीं देंगे। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। एक तरफ भाजपा विपक्ष पर हमलावर है, तो सपा ने अपने लिए सारे ऑप्शन खोल लिए हैं। अडानी के मुद्दे में वो कांग्रेस के साथ तो मानव श्रृंखला बनाते हैं, तो 2024 के चुनाव में वो तीसरे मोर्चे में बड़ी दावेदारी के लिए जमीन टटोल रहे हैं। और इधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। दरअसल आमतौर पर भाजपा बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बनाती थी, जिसके पास जमीन स्तर पर पार्टी की पैठ मजबूत करने की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन इस बार भाजपा बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार करने जा रही है। भाजपा की रणनीति पन्ना प्रमुख की जगह पन्ना समिति बनाने की है। इस बार हम लोग 80 में से 80 जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पन्ने की समिति बनाई है, माने हम कितने माइक्रो लेवल तक जाकर के संगठनात्मक गतिविधियों को धार देने वाले हैं। मतलब बूथ लेवल पर भाजपा इस बार किसी एक कार्यकर्ता को नहीं, बल्कि कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, जिससे हर घर तक पहुंच बनाई जा सके। भाजपा की इस रणनीति ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। हमारा प्रयास होगा कि हम 2024 में अच्छा चुनाव लड़ें और हमारी पार्टी जो है भारी बहुमत के साथ जीते, क्योंकि आज जनता परेशान है। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दो विचारधाराओं के बीच नहीं होगा, बल्कि असली फाइट रणनीति के स्तर पर होने वाली है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में देवीपाटन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गोंडा जिले के अधिकारियों के अलावा देवीपाटन मंडल के बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी भी जाहिर की। फ्लैगशिप स्कीम जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, इन सबको यहाँ के नौजवानों को देने, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो एक सकारात्मक पहल की थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि साफ सफाई के मामले में गोंडा काफी पीछे था और इस ओर तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि गोंडा में विश्वविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है और हर जिले को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के साथ और यह कनेक्टिविटी के साथ विश्वविद्यालय जब इस कमिश्नरी के लिए स्पेशली यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ होगा, तो यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। सीएम योगी देवीपाटन जिले के सभी जिलों के विकास के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा भी उन्होंने की है। प्रदेश में आफत की बारिश अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने यूपी के 7 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जबकि 65 शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक तरफ तो बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों का सूरत हाल बदल गया है। बारिश के साथ तेज हवा चलने से गेहूं की फसल बिछ गई है। फसल बर्बाद होता देख किसानों में मायूसी छाई हुई है। सिर्फ गाजीपुर की बात करें तो बीती रात करीब 7 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश से गेहूं, सरसों के साथ ही दलहनी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं, जिसकी वजह से चना, मसूर, अरहर सहित कई फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों को संदेश है कि इस समय अभी किसी तरह का कटाई, छिड़काव, भुरकाव या मड़ाई न करें और आगामी समय में अभी मौसम 2 से 3 दिन लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। हमारे जनपद में जो मुख्य रकबा है वो गेहूं का है, सरसों का है, तो इस बारिश से काफी नुकसान होने की आशंका है। भारी बारिश ने फसल ही नहीं बल्कि शहरों की सूरत भी बिगाड़ दी। बिजनौर के पहाड़ी दरवाजा इलाके में सड़कें बारिश के पानी से तालाब बन चुकी हैं। तेज बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने नगरपालिका के नालों की साफ सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी है।
अपने चमत्कारों से हर मर्ज के इलाज का दावा करने वाले संतोष भदौरिया और करौली सरकार इन दिनों विवादों में घिर गए। दरअसल नोएडा से करौली सरकार के दरबार में आए एक डॉक्टर ने बिदुना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉक्टर का आरोप है कि जब उसने करौली सरकार पर उनके मंत्रों का असर न होने की बात कहने पर उन्हें बाउंसरों ने कमरे में बंद कर बुरी तरह पीट दिया। पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक वो 22 फरवरी 2023 को करौली धाम आई थी। जब वो बाबा के सामने पहुंचे तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर बाबा ने कुछ मंत्र फूंकते हुए पूछा कि तुम्हें इसका असर समझ में आया? तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया, जिसके बाद बाबा ने 2-4 बार और मंत्र फूंका, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई असर नहीं होने की बात कही। यह सुनते ही बाबा भड़क गए और उन्होंने उनको डांटकर अपने बाउंसरों को बुला लिया और बाहर निकाल दिया। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। हालांकि एबीपी गंगा से बात करते हुए करौली सरकार ने सफाई दी है। बाबा के दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा जैसे सितारे भी बाबा से आशीर्वाद लेने आते हैं। हर दिन हजारों की भीड़ होती है। ये तस्वीरें बाबा के प्रभाव को दिखाने के लिए काफी हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे, वो मानने को तैयार नहीं है और वो आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ धीरज अवस्थी। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देश भर में जेड प्लस सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाला गुजरात के ठग किरण पटेल ने उत्तराखंड में भी खूब सैर की थी। इसका सबूत दे रहा उसका सोशल मीडिया अकाउंट। किरण पटेल के ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो सबूत है कि उसने सुरक्षा को धत्ता बताकर उत्तराखंड में जेड प्लस सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। किरण पटेल ने केदारनाथ धाम की यात्रा भी की है। फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही उत्तराखंड पुलिस भी बगले झांकने लगी है। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है और पुलिस अब ये जांचने में जुट गई है कि कहीं उसे उत्तराखंडी सिक्योरिटी समेत दूसरी सुविधाएं मुहैया तो नहीं कराई गई थी। जैसे कि मान लें कि दिल्ली से कोई आ रहा है तो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट। हमारे पास जो आती है पैक्स आती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस वीडियो से आप किरण पटेल की धमक का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को खुद उसने अपने ट्विटर हैंडल पर 23 फरवरी को पोस्ट किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसकी जेड प्लस सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी लगे हैं। श्रीनगर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किरण पटेल अब तक कहां पर इस तरह से फर्जीवाड़ा कर जेड प्लस सिक्योरिटी और सरकारी सुविधाओं का आनंद ले चुका है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देश भर में जेड प्लस सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाला गुजरात के ठग किरण पटेल ने उत्तराखंड में भी खूब सैर की थी। इसका सबूत दे रहा उसका सोशल मीडिया अकाउंट। किरण पटेल के ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो सबूत है कि उसने सुरक्षा को धत्ता बताकर उत्तराखंड में जेड प्लस सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। किरण पटेल ने केदारनाथ धाम की यात्रा भी की है। फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही उत्तराखंड पुलिस भी बगले झांकने लगी है। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है और पुलिस अब ये जांचने में जुट गई है कि कहीं उसे उत्तराखंडी सिक्योरिटी समेत दूसरी सुविधाएं मुहैया तो नहीं कराई गई थी। जैसे कि मान लें कि दिल्ली से कोई आ रहा है तो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट। हमारे पास जो आती है पैक्स आती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस वीडियो से आप किरण पटेल की धमक का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को खुद उसने अपने ट्विटर हैंडल पर 23 फरवरी को पोस्ट किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसकी जेड प्लस सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी लगे हैं। श्रीनगर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किरण पटेल अब तक कहां पर इस तरह से फर्जीवाड़ा कर जेड प्लस सिक्योरिटी और सरकारी सुविधाओं का आनंद ले चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि मंदिर में विराजित होने वाली रामलला की मूर्ति आखिरकार कैसी है। ऐसी हो रामलला की मूर्ति जो श्रद्धालुओं के दिल में उतर जाए। आंखें हो ऐसी कि जिन्हें देखने से सुकून मिले। कोशिश है कि रामलला की मूर्ति ऐसी हो जिसे श्रद्धालु एक नजर में सिर से पांव तक निहार सके। ट्रस्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि रामलला की मूर्ति बैठी हो या खड़ी। चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है। रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए अभी हाल ही में मूर्तिकारों की एक बैठक हुई थी, जिसमें मूर्तिकार और चित्रकारों ने अपनी कला को ट्रस्ट के सामने प्रदर्शित किया था। जयपुर के एक मूर्तिकार भी रामलला की प्रतिमा बनाकर लाए थे और ट्रस्ट को दिखाया भी। वो प्रतिमा अभी कार सेवकपुरम में रखी गई है। 4-5 आर्टिस्टों को करके
उनको कंपटीशन के रूप में एक वर्क करवाएंगे सबसे, और फिर जिसका जो बेटर वर्क होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के बाल रूप की पूजा होती है। राम लला की जो मूर्ति होगी वो इस तरह तैयार की जा रही है कि माथे पर रामनवमी के दिन सीधे सूर्य की किरणें पड़े, और इसीलिए राम लला की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास होगी। इसके लिए भी 2 तरह की मूर्ति का प्रस्ताव आया है, एक धनुष के लिए बैठे और दूसरी खड़े स्वरूप की। अधिकतर लोगों की राय खड़े राम लला के स्वरूप की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।